नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ रतनलाल शास्त्री ज्योतिषाचार्य। आप सभी का संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जिन जिन प्रकरणों का अध्ययन किया उन सभी प्रकरणों का क्रम से धीरे धीरे प्रश्नावलियों का निर्माण हम यहाँ करते जा रहे हैं। प्रथम प्रश्नावली आपको अपलोड कर दी गई है। ये वर्णमाला ज्ञान से संबंधित प्रश्नावली है। इसमें इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, रीट सीटेट की दृष्टि से जो प्रश्न बन कर के आते हैं, जो प्रश्न बने हैं, उनका यहाँ विश्लेषण करेंगे। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। प्रथम आपका प्रश्न जो है, ऋस्वस्वराः कति सन्ति। पहला आपका जो प्रश्न है, ऋस्वस्वराः कति सन्ति। ऋस्वस्वरा, ह्रस्वस्वरा, ह्रस्वस्वराः कति सन्ति। ह्रस्वस्वरा, देखो आपको बताया था स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीन भेद होते हैं। प्रथम ह्रस्व, दूसरा द्वितीय दीर्घ और तीसरा प्लुत होता है। ह्रस्व स्वर जिसको कि मूल स्वर भी कहते हैं। इससे यहाँ प्रश्न आ सकता है मूल स्वराः। ह्रस्व स्वरा की जगह बन सकता है मूल स्वराः। क्या हो सकता है? मूल स्वराः, लघु स्वराः। मूल स्वराः, लघु स्वराः कति सन्ति। ये कितने होते हैं? तो देखो, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर ये सभी में एक समान ही है। सामान्य वर्णमाला हो, चाहे आपकी संस्कृत वर्णमाला जिसे कि महेश्वर सूत्र वर्णमाला भी कहते हैं, और चाहे पाणिनीय वर्णमाला हो, उन सब में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है जी? 5, 6, 7, 8। तो कितनी आपकी? 5। ह्रस्व स्वरों की जो आपकी संख्या है वो 5 है। आपके ह्रस्व स्वर हैं वो 5 होते हैं। और कौन कौन से आपके ह्रस्व स्वर आपको बताया था? ए, ई, उ, री और द्र। ये ह्रस्व स्वर हैं और ये अग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपके माहेश्वर सूत्रों से जो अग प्रत्याहार बनता है, उस अग प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ई, उ, री, द्री, ये 5 जो ह्रस्व स्वर हैं ये आते हैं। तो आपका प्रश्न है, ह्रस्व स्वराः कति सन्ति। ह्रस्व स्वराः 5 सन्ति। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं जी? आपके 5 होते हैं। अब इसके बाद में आपका द्वितीय प्रश्न है, स्पर्श वर्णाः सन्ति। स्पर्श वर्णाः सन्ति। स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्ण कितने हैं? आपको वर्णमाला ज्ञानम प्रकरण में मैंने बताया था, व्यंजनों का जो प्रथम प्रकार का आपका भेद था, स्वरों का जो भेद है वो तो 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। लेकिन जो व्यंजन है, हल हैं, उन हल वर्णों के जो भेद थे उनमें प्रथम आपका जो भेद था वो था स्पर्श व्यंजन। कौन सा था? स्पर्श, अंतस्थ और उसमें। ये मुख्य प्रकार से 3 थे। चौथा योगवाह आपका व्यंजन आता है, फिर आपका यम वर्ण आता है। इस प्रकार से अनेकों भेद होते हैं, लेकिन जो प्रथम भेद था स्पर्श वर्ण था। क्या था? स्पर्श वर्ण था। और इन स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहते हैं। इसका मैंने आपको सूत्र बताया था, कादियो मावसाना स्पर्शाः। कादियो मावसाना, कादियो मावसानाः स्पर्शाः। ऐसा एक आपको सूत्र बताया था, कादियो मावसानाः स्पर्शाः। कादियो मावसाना स्पर्शाः अर्थात कै वर्ण से प्रारंभ करके मैं वर्ण तक के वर्णों को, मैं के अंत तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण कहा जाता है। इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। इन स्पर्श वर्णों को क्या कहते हैं जी? आपका उदित वर्ण। इनको क्या कहते हैं जी? उदित वर्ण भी कहा जाता है। इन स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। और ये कै वर्ण से प्रारंभ करके मैं वर्ण तक के कै ख ग ग य, च छ कै ख ग ग ङ, च छ ज ज य, ट ठ ड ड ण, त ठ द द न और प फ ब ब म। ये आपके इस प्रकार 5 वर्गों के 25 वर्ण होते हैं। तो स्पर्श वर्णा कति सन्ति? 5 सन्ति। कितने होते हैं जी?
25 होते हैं। तो दूसरे का उत्तर आपका द होगा 25 है। कीदृश वर्ण है आपका जो हकार है ये किस प्रकार का वर्ण है, इसका ध्यान देंगे आप। है कीदृश वर्ण है कीदृश वर्ण है, आपका हकार किस प्रकार का वर्ण है कीदृश वर्ण है किस प्रकार का वर्ण है। आपको बताया था, देखो पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में क्या आता है आपका ये वरल है, अंतस्थ में क्या आता है ये वरल है। और तीसरा था उष्म व्यंजन, सल उष्मान है, श है। तो क्या हो जाएगा जी, देखो स है, देखो यहाँ दूसरे प्रश्न चौथे में लिखा हुआ इधर श है। तो ये कैसे है जी आपके उष्म व्यंजन, देखो नीचे चौथा लिखा भी हुआ है उष्माणा के, उष्म क्या है तो श है, ये उष्म है। तो है कीदृश वर्ण है, तो है कैसा वर्ण हो गया आपका उष्म, है कैसा वर्ण हो गया उष्म हो गया। प्रश्न इसी में बन सकता है, जैसे वह कीदृश वर्ण है, प्रश्न आपका इसी में बना सकते हो आप एक, कि वह कीदृश वर्ण है, वह आपका कैसा वर्ण है। तो वह कैसा वर्ण होगा जी आपका यह वर्ण अंतस्थ, कैसा हो जाएगा आपका अंतस्थ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा जी आपका अंतस्थ हो जाएगा। और है कैसा वर्ण आपका उष्म वर्ण। प्रश्न संख्या 4, उष्माणाम के है उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, कितने हैं कौन कौन से हैं उष्म व्यंजन 4 होते हैं, सल प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं, आपको बताया था ये सल प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। श और है, इस प्रकार से उसमें 4 होते हैं। संख्या यदि पूछे तो चत्वारः सन्ति, उष्म वर्णाः कति सन्ति, चत्वारः सन्ति। और कौन से प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं जी, सल प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं, श है। प्रश्न संख्या 5 है आपका कादियो मावसानाः उच्यन्ते। देखो ये एक सूत्र बताया था आपको, यहाँ लिखा हुआ देखो कादियो मावसानाः, कादियो मावसाना मतलब है क के आदि से और मैं के अवसान समाप्ति तक के व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है जी, इस प्रसाह। इस सूत्र की ये पूर्ति यहाँ हो रही है। तो क्या सूत्र था आपका कादियो मावसाना उच्यन्ते, किमुच्यन्ते इस प्रसाह उच्यन्ते, क्या वो कहते हैं जी इस प्रसाह, ये लिखा हुआ इस प्रसाह। कादियो मावसाना उच्यन्ते, कादियो मावसाना कहा जाता है, किनको कहा जाता है जी इस प्रसाह। प्रश्न संख्या 6 आपका उपदमानीय कथ्यते, उपदमानीय कहा जाता है, उपदमानीय वर्ण कहते हैं। मैंने आपको बताया था यदि पै और फै से पहले किसे, यदि पै और फै से पहले, यदि पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग सदृश ऐसी जो आकृति आ जाए, ऐसा वर्ण आ जाए, ऐसा चिन्ह आ जाए, तो समझ लो उन वर्णों को क्या कहते हैं जी उपदमानीय वर्ण कहते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है जी ओष्ठव होता है। तो उपदमानीय कथ्यन्ते, कै और ख, ये देखो इनसे पहले अर्ध विसर्ग है तो यहाँ उपदमानीय छठे का उत्तर ए हो गया। ये विसर्ग से पहले, ये कै से पहले अर्ध विसर्ग आने से, ख से पहले अर्ध विसर्ग आने से ये उपदमानीय वर्ण कहे गए। ये देखो ये नहीं है कैसे आगे विसर्ग, कैसे आगे विसर्ग, ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आगे है प्रश्न संख्या 7, मिश्रित स्वर है, कै मिश्रित स्वर कौन से हैं। देखो ए मिश्रित स्वर नहीं है, मूल स्वर है, लघु स्वर है। विस्तृत मानी मिलावा, जो दो या दो के अधिक, दो से अधिक वर्णों के संयोग से मेल से बनता है उसे मिश्रित स्वर कहते हैं। मिश्रित व्यंजन भी होते हैं, मिश्रित स्वर भी होते हैं। अब मिश्रित स्वरों में ए नहीं है, ये मूल स्वर है। ये कैसा स्वर आपका मूल स्वर है, ये मिश्रित स्वर है। अब देखो ए ये है, क्योंकि जो ए है आपका वो किससे बनता है जी, ए और ई, इन दो वर्णों के मेल से क्या बनता है आपका ए। तो इसे मिश्रित या संयुक्त स्वर कहा जाता है, या संधि स्वर भी से कहते हैं। प्रश्न आ सकता है संधि स्वर है क्या, संधि स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर है क्या, इनको संयुक्त स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं। इनको संयुक्त स्वर प्रश्न और बन सकते हैं, या दो संधि स्वर है क्या, संधि स्वर कौन सा है। एक ही जगह ओ भी आ सकता है आपका, ओ ए और ऊ के मेल से, लेकिन री नहीं है, बड़ी री कहीं समझो आप ये बनता है नहीं,
ये दो के मेल से नहीं। आ ये भी संधि नहीं है, संयुक्त नहीं है, ये दीर्घ ही कहा जाएगा, ध्यान रहे। पकारात प्राग, पकारात प्राग अर्ध विसर्ग सदृश से, अर्ध विसर्ग से सदृश है। पकारात प्राग, पकार से पूर्व, देखो एक दूसरे प्रश्न से संबंधित है। पकारात पूर्व, पकार मैंने बताया था आपको, कार लगाते हैं व्यंजन वर्णों को बोलने पर। पकार का अर्थ होता है पै, पकार का अर्थ है पै, अर्थात ये कह रहा है पकारात प्राग, पै से पहले, पै से पहले, पकारात का अर्थ होता है पै, पै से पहले अर्ध विसर्ग सदृश से, अर्ध विसर्ग के समान। क्या है, पै से पहले यदि अर्ध विसर्ग आता है तो उसे क्या कहा जाता है, पै से पहले अर्ध विसर्ग सदृश आकृति को क्या कहा जाता है। तो देखो पै से पहले अर्ध विसर्ग सदृश आकृति ये थी ना, ये क्षम्यतान, ये जो आपका था छठा, इसमें निशान गलत लग गया। देखो उपदमानी कथ्यते किसको, पै फै से पहले, तो बै है इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या है, प्रश्न संख्या 6, तो पुनः देखेंगे आप, इसका आपका उत्तर बै होगा। इसमें निशान ये ए पर लग गया, ये बै है। पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण को उपदमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपदमानीय, पै और फै से। तो इसी का मिलता जुलता प्रश्न नीचे लिखा हुआ है यहाँ, पकारात प्राग, पकार से पहले अर्ध विसर्ग से, अर्ध विसर्ग के सदृश के समान क्या है। पकार से पहले अर्ध विसर्ग के समान क्या है, पकार से पहले जो अर्ध विसर्ग के सदृश क्या कहा जाता है, क्या है वो, पकार से पूर्व है, उनको उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं जी, उपदमानीय। जिसमें कहा ना उपदमानीय कथ्यते, उपदमानीय कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पै और फै से पहले यदि अर्ध विसर्ग हो तो देखो यहाँ पकार से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग है तो उसे क्या कहा जाता है जी, से उत्तर है आपका 8 का से, उपदमानीय। क्या कहा जाएगा, उपदमानीय। यण स्यात्, यण होवे, यण है आपका सूत्र बताया था आपको, यणो अंतस्ता, यणो अंतस्ता बताया था आपके। अंतस्थ जो व्यंजन है, कौन से, अंतस्थ जो व्यंजन है, ये वरल है। ये अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं जी, यण प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्यार के अंतर्गत। यण स्यात्, यण होवे, क्या हुए जी, अंतस्थ, क्योंकि सूत्र है आपका यणो अंतस्ता। क्या सूत्र है जी, यणो अंतस्ता, अर्थात यण प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले, अर्थात यण प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले जो व्यंजन वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके अंतस्थ कहलाएंगे। प्रश्न संख्या 10 आपका, माहेश्वर सूत्रेषु कति स्वराः सन्ति, माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं। देखो माहेश्वर सूत्रों का मैंने आपको बताया था, माहेश्वर सूत्रों के 4 सूत्रों में, माहेश्वर 4 सूत्रों में आपके स्वर वर्ण हैं। 4 सूत्र कौन कौन से हैं, देखो आपको बताया था, आयुण 4 सूत्र आपको बताया था, आयुण रीलृक, पहला सूत्र आपका बताया था आयुण, और दूसरा बताया था रीलृक, आपका पहला सूत्र था आयुण, दूसरा था रीलृक, तीसरा था एओंग, और चौथा था आपका अयौच। ये था। तो देखो माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रों में कति स्वराः सन्ति, कितने स्वर होते हैं माहेश्वर सूत्रों में, तो देखेंगे आप, गिन लेंगे जी, ये 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, कितने होते हैं जी, आपके 9 स्वर होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर होते हैं, और इस प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है, संस्कृत वर्णमालायाम कति स्वरा सन्ति, तो संस्कृत वर्णमाला में कितने होते हैं, वही 9 होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में जितने स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में भी वही स्वर होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में जो स्वर होते हैं, आयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच। तो देखो आयुण में 3 स्वर हो गए, ऋलृ में 2, 3 और 2 5, एओंग में 2 7 और अयौच में 2, तो 9 स्वर हो गया। प्रश्न संख्या 11 आपका, पाणिनीय शिक्षायाम सकल वर्णाः सन्ति, पाणिनीय शिक्षायाम, अब यह वर्णमाला में पाणिनीय शिक्षा आपकी आ गई,
पाणिनीय शिक्षायाम, पाणिनीय शिक्षा में सकल संपूर्ण वर्णा संति, संपूर्ण वर्ण है कितने हैं? पाणिनीय शिक्षा में कितने वर्ण हैं? देखो 60 61 है क्या? नहीं। देखो आप पिछली वीडियो को बार बार चला करके देखो, आप उन्हीं से प्रश्न आपको यहाँ बने हैं। पाणिनीय शिक्षायाम सकल वर्णा संति, पाणिनीय शिक्षा में संपूर्ण वर्ण होते हैं 60 61 61 62 62 63 और 63 64। कितने होते हैं जी आपके? 63 64। कितने होते हैं जी? 63 64 होते हैं। स्वर कितने होते हैं पाणिनीय शिक्षा में? आपके पाणिनीय शिक्षा में स्वर होते हैं जी 21 और 22। कितने होते हैं जी? 21 और 22। और हल कितने होते हैं जी आपके पाणिनीय शिक्षा में? 42। कितने होते हैं जी? 42। 42 में यदि 21 जोड़ा तो 63 और 22 जोड़ा तो 64। इसलिए पाणिनीय शिक्षा में संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 63 अथवा 64। तो आपका उत्तर क्या होगा जी? आपका उत्तर द होगा। क्या होगा जी आपका? द होगा। आगे है संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? संस्कृत वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्र वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में जितने वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में भी वही वर्ण होते हैं। जैसे देखो कितने होते हैं जी? 48 50 52 58। कितने होंगे? 48 होंगे। अष्टचत्वारिंशत् वर्णा सन्ति, संस्कृत वर्णमालायाम अष्टचत्वारिंशत् वर्णा सन्ति, 48 वर्ण होते हैं। कौन कौन से हुए जी? देखो आपके आज तो इसमें कितने हुए आपके? आज तो हो गए आपके 9 और हल आपके कितने हो गए जी? हल आपके 33 हो गए। 33 और 9 कितने हो गए जी? संस्कृत वर्णमालायाम, संस्कृत वर्णमाला में कति वर्णा सन्ति, 42 वर्ण होते हैं। ये ऑप्शन विकल्प आपका गलत है। ये संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं जी? आपके 42 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में आपके कितने 42 वर्ण हुए? 42 वर्ण हुआ। संस्कृत वर्णमाला में आपके 42 वर्ण हुए, 9 स्वर हुए और 33 क्या हुए आपके? व्यंजन हुए। संस्कृत व्याकरण वर्णमालायाम स्वरा कति, संस्कृत व्याकरण वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत व्याकरण वर्णमालायाम, संस्कृत व्याकरण वर्णमाला में आप देखोगे ध्यान से, संस्कृत वर्णमाला व्याकरण वर्णमाला में आपके स्वर कितने होते हैं जी? कितने स्वर होते हैं जी? या त्रयोदश है। कितने स्वर होते हैं जी आपके? 13 स्वर होते हैं। अयोग वा वर्णा कति सन्ति, अयोग वा वर्ण कितने होते हैं? अयोग वा वर्ण कितने होते हैं? तो अयोग वा वर्ण कितने होते हैं जी? 4। कौन कौन से होते हैं आपके अयोग वा वर्ण? ध्यान देंगे आप। अयोग वा वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? अयोग वा वर्ण में अनुस्वार, अयोग वा वर्ण में आपके अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, अनुस्वार विसर्ग, और आपका कौन होता है? यम होता है। जीवामूल्य और उपधमानीय, अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य और उपधमानीय। और क्या होता है? जीवामूल्य, जीवामूल्य तीसरा, और चौथा है उपधमानीय। और चौथा कौन सा होता है आपका? उपधमानीय। तो इस प्रकार ये कितने हुए जी आपके? 4 हुए योगदान। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपका ऋस्व ह्रस्व है करते थे। ह्रस्व कहा जाता है, ह्रस्व स्वर किनको कहा जाता है? ह्रस्व स्वर किनको कहा जाएगा जी? देखेंगे आप, ह्रस्व स्वर किनको कहा जाएगा? एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, त्रिमात्रिक है, सर्वे सभी को। एक मात्रिक को, द्विमात्रिक को, त्रिमात्रिक और सभी को। तो किसको कहा जाएगा ह्रस्व स्वर? एक मात्रिक को। बताया था ना आपको, एक मात्रिक भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम च अर्धमात्र। देखो क्या कहा गया है? एक मात्रिक, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम च अर्धमात्रकम। अर्थात एक मात्रा वाले को ह्रस्व स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक 2 मात्रा वाले को दीर्घ कहते हैं, और त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। तो एक मात्रिक हो गया आपका चखनतुः इत्यस्मिन् खकार अस्ति। चखनतु में जो खकार है, द्वितीय खकार है, ये है, इसको क्या कहा जाएगा? आपको यम वर्णों में मैंने बताया था आपको, चखनतु द्वितीय है,
मतलब वर्ग के प्रथम 4 वर्गों के बाद कोई भी पंचम वर्ण आए तो पहला जैसा दूसरा वर्ण यम वर्ण कहा जाता है। ये देखो प्रथम 4 वर्गों में से है, बाद में ना आया तो पहले जैसा जो दूसरा ख है ये वाला, ये ख इत्यस्मिन खकार, खकार ख के कार लगाया, खकार, खकार का मतलब क्या है जी आपका ख, तो दूसरा जो ख है ये ख क्या कहा जाएगा जी आपका, ये यम वर्ण कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, यम वर्ण कहा जाएगा। यम वर्ण संख्या में कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। पलिकनी इसका दूसरा, पलिकनी जैसे बताया था ना आपको, पलिकनी चक्कनुतु अगग्नि गगनुतु उदित वर्णाः सन्ति। उदित वर्ण, उदित वर्ण है, उदित वर्ण है कौन कौन से हैं या कितने हैं उदित वर्ण देखेंगे आप, 9, 13, 21, 22 और 25, तो कितने होते हैं जी उदित वर्ण, 25 होते हैं। आपको पिछले प्रश्न में यही बताया, आपको स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्णों को क्या कहा जाता है, उदित वर्ण। पूचू टू तू पू एते उदिता, ये उदित वर्ण है। तो देखो ये कितने हुए थे जी, 25, तो उदित वर्ण कितने आपके 25 हैं जी। ककारात प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है, कह ककार से पहले अर्ध विसर्ग सदृश आकृति को क्या कहा जाता है, यदि ककार से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश कोई आकृति आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताया ना आपको, खकार और ककार से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश आकृति को क्या कहता है जी, जीवा मूल्यम कहा जाता है। और पकार तथा फकार से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान आकृति को उपदमाने कहा जाता है। और ककार से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश आकृति को क्या कहा जाता है जी, जीवा मूल्य कहा जाता है। 19वां आपका प्रश्न बनता है, संस्कृत वर्णमालायाम व्यंजनाः सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं जी, कितने व्यंजन होते हैं संस्कृत वर्णमाला में, आपको बताया था ना, 24। कितने होते हैं जी, 24, 42 होते हैं। कितने होते हैं जी, 42 होते हैं। 6 वर्णे संयोजनमस्ति। 6 वर्ण में क्या क्या संयोजन है, क्या क्या मिला हुआ है, किस किस के मिलान से, किस किस के संयोग से आपका 6 वर्ण बनता है। देखो कै और सै से भी नहीं बनता आपका, कै और ये दंते से भी नहीं बनता, तालबे से भी नहीं बनता, ये मूर्धन्य से बनता है। कै और मूर्धन्य से जब मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, 6 क्षत्रिय बनता है आपका। श और से ये तो विकल्प पूरी तरह से गलत है। आपको मिश्रित या संयुक्त व्यंजनों में आपको मालूम होगा, संयुक्त और मिश्रित व्यंजनों में आपको बताया होगा कि किस किस से बनता है आपका जो क्ष है। आपको बताया होगा कि आपका जो क्ष वर्ण है, आपका जो क्ष है, आपका जो क्ष वर्ण है, आपका क्ष वर्ण है वो किस किस से बनता है जी, आपका कै और से। यदि इसको हटा लेते हैं तो वहाँ आपको ए जोड़ना पड़ेगा, स्वर लगाना पड़ेगा, कै और श। अब त्रय किस किस से बनता है जी, आपका तय और र से बनता है। ये किस से बनता है जी आपका, ये किस से बनता है आपका, ये आपका बनता है जय और ये से बनता है। और आपका दे किस से बनता है जी, आपका दे बनता है दे और ऐसे। आपका श्रय किस से बनता है, ये स और रे से बनता है, ये आपका श और रे से बनता है। ये तो है आपके संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो इस प्रकार से आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत वर्णमाला ज्ञानम से आपको लिए गए। विद्यार्थियों से मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।